Hello students, welcome to Biomentors classes online. Today we are going to discuss the next topic in our chapter थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। और आज का जो टॉपिक हम लोग यहां पर स्टार्ट कर रहे हैं वो है बेटा मोड्स ऑफ हीट ट्रांसफर। मोड्स ऑफ हीट ट्रांसफर। हमारे पास में जब एक बॉडी से दूसरी बॉडी पे जब हीट का ट्रांसफर होता है तो उसको हीट ट्रांसफर करने के हमारे पास में तीन तरीके होते हैं। एक होता है कंडक्शन, एक होता है कन्वेक्शन और एक होता है रेडिएशन। ठीक है, एक होता है रेडिएशन। तो इन तीन तरीके में से आज जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं अभी के लिए वो है आपका कंडक्शन की जो मेथड है उसको हम लोग यहां पर डिस्कस करेंगे। और आज के लेक्चर में कुछ बहुत सारे छोटे छोटे से फॉर्मूले यहां पर डिराइव किए जाएंगे। कुछ फॉर्मूलों को हम डिराइव नहीं करेंगे, कुछ फॉर्मूलों को हम लोग डायरेक्टली याद रखेंगे। इस बात को ध्यान रखना, जो फॉर्मूले मैं याद करने के लिए दे रहा हूं वो थोड़ा सा अपर साइड पे है, लेकिन क्या है कि हमें सेफर साइड्स में हमेशा चलना होता है, तो इसलिए हम उन फॉर्मूलों को डायरेक्टली याद रखेंगे। यदि बाई चांस भूले भटके डायरेक्टली यदि कोई वैसा सवाल एग्जामिनर यदि पूछ ले आपको तो आप उस सवाल को टैकल कर सको, इसके लिए उन फॉर्मूलों को याद रखने के लिए बोला जा रहा है। ठीक है, दिमाग में ये बातें क्लियर होनी चाहिए, क्योंकि देखो हमारी यदि सिर्फ सिलेबस वाइज सिर्फ एनसीईआरटी की बुक्स को सिर्फ पढ़ा जाए तो फिर उसमें तो बहुत ही कम कंटेंट दिया गया है। हाँ, थियरी बहुत भर भर के दे रखी है जिसको हम लोग यहां पर एक्सप्लेन भी कर रहे हैं, लेकिन कुछ जो न्यूमेरिकल साइड से जो हम लोग यहां पर न्यूमेरिकल करते हैं और कुछ एक्स्ट्रा जो फॉर्मूले हम लोग बताते हैं वो जनरली आपको नहीं दिए जाते हैं, लेकिन उन्हें आपको देखना चाहिए, जरूर देखना चाहिए, क्योंकि एग्जामिनर जब कंसीडर कर रहे होते हैं तो वो बहुत सारी स्टैंडर्ड बुक्स को रेफर कर रहे होते हैं और उन्हें एक पर्टिकुलर सिलेबस के बारे में पता होता है, तो वो ऐसे नहीं करते कि हाँ भाई यार ये वाला पॉइंट एनसीईआरटी में तो दिख ही नहीं रहा है। क्वेश्चन पूछ सकते हैं, क्यों? क्योंकि भाई फिजिक्स क्या है, हम लोग जब बात करते हैं तो इसको एप्लीकेशन पार्ट ऑफ व्यू पर ले जाकर क्वेश्चंस यहां पर बना दिए जाते हैं। ठीक है, सो लेट अस स्टार्ट विद द कंडक्शन। कंडक्शन में क्या होता है हमारे पास में? कंडक्शन एक हीट ट्रांसफर की वो प्रोसेस है जिसमें हमारे पास में हीट का ट्रांसफर एक हायर बॉडी टेम्परेचर से एक लोअर बॉडी टेम्परेचर की तरफ होता है। और जब ये हीट ट्रांसफर हो रहा होता है तो ये ट्रांसफर ऑफ हीट हो रहा होता है बिकॉज ऑफ मॉलिक्यूलर कोलिजन, बिकॉज ऑफ मॉलिक्यूलर कोलिजन विदाउट एक्चुअल ट्रांसफर ऑफ मॉलिक्यूल्स। इस बात को ध्यान रखना, यहां पर पॉइंट क्या बोला गया है कि हीट ट्रांसफर विल टेक प्लेस बाय द मॉलिक्यूलर collision but without actual transfer of molecules, without actual transfer of molecules। मॉलिक्यूल्स का एक्चुअल में ट्रांसफर नहीं होगा, बट हाँ मॉलिक्यूल्स के क्या होंगे, कोलिजन होंगे, और इस कोलिजन के दरमियान हीट का ट्रांसफर बेसिकली एनर्जी के फॉर्मेट में होगा। और यहां पर जब हीट का ट्रांसफर होता है तो ये आप कॉमन सेंस से भी बता सकते हो कि हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर की साइड में हीट अपने आप फ्लो होती है। ठीक है, सो ये बेसिक सा फंडा है जिस कंडक्शन के बारे में आज हम लोगों को पढ़ना है। मोस्टली आज का लेक्चर काफी हद तक थियोरेटिकल बेस्ड रहेगा। आने वाला जो लेक्चर रहेगा, अब इस लेक्चर के लिए मैं आपको एक छोटे से पॉइंट के बारे में और बतलाना चाहूंगा कि अब देखो हम कंडक्शन पे बात तो कर ही रहे हैं, बेसिकली हम लोग बात कर रहे हैं थर्मल कंडक्शन। मोर प्रिसाइजली यदि मैं लिख दूं यहां पर तो हम लोग बात कर रहे हैं यहां पर थर्मल कंडक्शन। कौन से वाले कंडक्शन की बात कर रहे हैं बेटा? थर्मल कंडक्शन के बारे में बात कर रहे हैं। अब यहां पर कुछ चीजें आएंगी, वो ऐसा टॉपिक है ये जो करंट इलेक्ट्रिसिटी से रिलेट होता है। किससे रिलेट होता है? करंट इलेक्ट्रिसिटी से। जैसे करंट इलेक्ट्रिसिटी में आपके पास में एक टर्मिनोलॉजी आती है रेजिस्टेंस, करंट, पोटेंशियल डिफरेंस, बिल्कुल वैसा ही सिमिलैरिटी यहां पर भी आपको देखने को मिलेगा। तो इसके कारण मैं आपको बोलूंगा, देखो जूनियर क्लासेस में आप उतना बेसिक आप पढ़ चुके हो, उसी बेसिक चीजों को ही यहां पर अप्लाई करना है। ठीक है, बात समझ में आ रही है? सो यहां पर कुछ ऐसा हो रहा है, तो इसके लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, एक एग्जाम्पल की मैं बात करता हूं। मान के चलो ये यहां पर एक रॉड मैंने ले रखी है। ठीक है, ये एक रॉड ले रखी है, इसकी लेंथ मेरे पास में L है, इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A है, और इसका कोई तो भी एक मटेरियल है जिसके बारे में मैं अभी बात नहीं कर रहा हूं। ठीक है,
इट इज मेड अप ऑफ सम मटेरियल। अब वो कुछ भी हो सकता है, कॉपर हो सकता है, एल्यूमिनियम हो सकता है, जिंक हो सकता है, वॉट एवर बी द मटेरियल। बस हमारे पास में एक रॉड है जिसकी लेंथ एल है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए है। अब मान के चलो यदि यहां पर कुछ ऐसा हो जाए कि यहां पर हम लोग क्या कर दें, यहां पर हम लोगों ने क्या कर दिया, ऐसे हीट प्रोवाइड कर दी। क्या प्रोवाइड कर दी बेटा? हीट इज प्रोवाइडेड, हीट इज प्रोवाइडेड। तो हीट प्रोवाइड करने पर क्या होने वाला है कि आप पाएंगे कि यदि यहां से हीट कंटिन्यूअसली प्रोवाइड करी जाती है तो इस साइड का जो टेम्परेचर होगा वो हायर टेम्परेचर होगा, और जब ऐसा हो रहा होगा तो यहां पर लोअर टेम्परेचर होगा। कुछ समय पश्चात हम लोग पाते हैं कि धीरे धीरे इस वाले एंड का भी टेम्परेचर क्या होने लगता है, टेम्परेचर इंक्रीज होने लगता है। टेम्परेचर क्या होने लगता है? इंक्रीज होने लगता है। तो भाई यहां का टेम्परेचर क्यों इंक्रीज हो रहा है? तो उसके पीछे का रीजन क्या है? उसके पीछे का रीजन ये है कि यहां पर ये जो एंड है ये यहां पर डायरेक्टली हीट को गेन कर रहा है। अब इन मॉलिक्यूल्स के पास में इस हीट एनर्जी के कारण एक्स्ट्रा एनर्जी आ गई। अब ये एक्स्ट्रा एनर्जी आने के कारण क्या हो जाएगा, ये मॉलिक्यूल्स विल स्टार्ट वाइब्रेटिंग, और जब ये दे विल स्टार्ट वाइब्रेटिंग विद द मोर एम्पलीट्यूड, दे विल स्टार्ट कोलाइडिंग विद द नेबरिंग मॉलिक्यूल। वो बाजू वाले जो मॉलिक्यूल्स हैं उनके साथ में कोलिजन स्टार्ट करेंगे, और ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ कोलिजन, जब ये कोलिजन हो रहा होगा, देन सब अबाउट ऑफ हीट विल बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम दिस मॉलिक्यूल टू दिस मॉलिक्यूल। मतलब यहां पर बात के चलो ये एक मॉलिक्यूल है, ये एक मॉलिक्यूल है, ये एक मॉलिक्यूल है, ये एक मॉलिक्यूल है, ये एक मॉलिक्यूल है। मैंने बस थोड़े से मॉलिक्यूल्स बना दिए। अब यहां पर क्या हो रहा है, सबसे पहले इस वाले मॉलिक्यूल को एनर्जी मिली, सो दिस मॉलिक्यूल विल स्टार्ट वाइब्रेटिंग विद द मोर एम्पलीट्यूड। अब जब ये मोर एम्पलीट्यूड के साथ में वाइब्रेट करना स्टार्ट होगा तो यहां से ये जो हीट है वो इसको मिलेगी, फिर सेम सिमिलर प्रोसेस यहां पर चलती रहेगी, और धीरे 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 करते हुए यहां पर हीट का ट्रांसफर होगा। लेकिन एक अब यहां पर एक पॉइंट को समझिए, वो क्या है कि यहां पर टेम्परेचर ज्यादा है और इस जगह पर टेम्परेचर कम है। अब इवन दो यहां से हीट यहां तक पहुंच रही है, लेकिन क्या पूरी की पूरी हीट पहुंच रही है? रास्ते में कहीं ना कहीं क्या होगी, रुकावट मिलेगी। यस और नो? देयर विल बी सम अपोजिशन। यस और नो? जैसे अब मैं आपको एक एग्जांपल के तौर पे, एक सेकंड एग्जांपल की हम लोग बात करते हैं। मान के चलो आपके पास में एक कॉपर की रॉड है, या एल्यूमिनियम की है, या स्टील की एक रॉड ले रखी है, ठीक है, जैसे आपका चाय का भगोना होता है। मान के चलो अब उस रॉड का, इसको एक एंड को हम लोगों ने गर्म किया, एक एंड को क्या किया, गर्म किया। उतनी ही लंबाई की हम लोगों ने क्या कर दी, एक वुडन रॉड ले ली। एक क्या ले ली, वुडन रॉड ले ली, और यहां पर भी इसको गर्म किया गया है सेम अमाउंट से। तो हम पाते हैं कि यहां पर ये वाला हिस्सा फास्ट गर्म होगा, फास्ट हॉट, और यहां पे नेग्लिजिबल बोल दो या फिर वेरी स्लोली बोल दो। क्या ये आपने डे टू डे लाइफ में अनुभव किया है? एक लकड़ी की रॉड है, मतलब लकड़ी का हैंडल है, और एक ये स्टील या एल्यूमिनियम या कॉपर का कोई तो भी मेटल का हैंडल है, तो ये मेटल वाला जो हैंडल है वो जल्दी गर्म हो जाता है, और कंपेयर टू दिस वुडन रॉड, वुडन लकड़ी की रॉड का यदि हैंडल बना हुआ है किसी बर्तन में तो वो बहुत ही धीमे 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 गर्म होता है। यस, होता है या नहीं होता है? बिल्कुल सही बात है। तो ये अनुभव हम लोगों ने देखे हुए हैं। सो इसी अनुभव के बेसिस पर हम लोग यहां पर जो टॉपिक अभी स्टार्ट कर रहे हैं वो है आपका थर्मल कंडक्शन। तो यहां पर हम लोग जो भी बात कर रहे हैं, क्या वो सॉलिड स्टेट के लिए कर रहे हैं? यस, वी आर डिस्कसिंग इट फॉर सॉलिड, वी आर डिस्कसिंग इट फॉर व्हाट, सॉलिड। अब जब ये सॉलिड के लिए हम लोग बात कर रहे हैं तो यहां पर हम लोगों ने जो पॉइंट पॉइंट बोला था, सॉरी, जो पॉइंट मैंने डिस्कस किया था वो क्या था कि हीट इज फ्लोइंग, हीट इज फ्लोइंग, और यहां पर भी हीट इज फ्लोइंग। बट यहां पर और ऊपर वाले एग्जाम्पल में और नीचे वाले एग्जाम्पल में क्या डिफरेंस है? ऊपर वाले एग्जाम्पल में हीट तेजी से फ्लो कर रही है, जबकि नीचे वाले एग्जाम्पल में हीट बहुत ही स्लोली फ्लो कर रही है। कर रही है कि नहीं कर रही है? तो ये जो हीट फ्लो होती है बेसिकली, इसी हीट फ्लो को हम लोग नाम देते हैं हीट करंट। क्या नाम देते हैं? हीट करंट नाम देते हैं, जिसको अभी हम लोगों को डिस्कस करना है। लेकिन यहां पर एक पॉइंट और बीच में हम लोगों को डिस्कस करना है, वो क्या है समझिए। मान लीजिए मैंने इस वाले साइड का टेम्परेचर मान लिया T1 और इस वाले साइड का टेम्परेचर मान लिया T2, T1 और T2। अब
किसी भी मटेरियल के अंदर में जाकर के यदि मैं कोई एक पर्टिकुलर सेक्शन की बात करता हूं, पर्टिकुलर इस सेक्शन की यदि मैं बात करता हूं, तो इस वाले सेक्शन पर हर पॉइंट का टेम्परेचर मान के चलिए T है। हर पॉइंट का टेम्परेचर मान के चलिए मैं बोल रहा हूं T है, लेकिन यदि मैं एक्चुअल में भी देखूंगा ना, तो इस पूरे क्रॉस सेक्शन पर जो टेम्परेचर मिलता है हमें, वो सेम मिलता है। और जब ऐसा होता है तो इस स्टेट को कहा जाता है स्टेडी स्टेट। ऐसी स्टेट को क्या कहा जाता है? स्टेडी स्टेट कहा जाता है। तो स्टेडी स्टेट में क्या होता है? स्टेडी स्टेट वो स्टेट होती है जहां पर एक रॉड के अंदर में, एक मटेरियल के अंदर में, किसी भी एक क्रॉस सेक्शन एरिया पर उसके सारे पॉइंट का टेम्परेचर यूनिफॉर्म हो जाता है। तो उस स्टेट को हम लोग कहते हैं स्टेडी स्टेट। ऐसी स्टेट को हम लोग क्या कहते हैं? स्टेडी स्टेट कहते हैं। क्या ये सिंपल सी बात थी? समझने के लिए सिंपल है। हाँ, यदि आपको लिखना है तो वो कॉम्प्लिकेटेड सा लग सकता है, लेकिन इसको समझिए, बुकलेट के अंदर में सब कुछ दिया हुआ है, तो वो डरने की जरूरत नहीं है। बस आप इस पॉइंट को फोकस कीजिए। यूनिफॉर्म, एक यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन एरिया पर सारे पॉइंट्स का टेम्परेचर क्या है? यूनिफॉर्म है, एक समान है। ठीक है। अब यदि मैं यहां पर एक पॉइंट को और डिस्कस करता हूं तो उसको समझिए क्या होता है। लेट से हमारे पास में ये एक रॉड थी, ठीक है, ये रॉड थी, और इस रॉड का ये वाला एंड जो था वो हॉट एंड था, और ये वाला जो एंड था वो ठंडा था, कोल्ड एंड था। ठीक है। अब यहां पर हमने क्या किया, किसी भी एक क्रॉस सेक्शन एरिया को कंसीडर किया। तो भैया मैंने मान लिया यहां पर टेम्परेचर है T1। ऐसे ही यहां पर एक और यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन एरिया को कंसीडर किया। यहां पर टेम्परेचर T1 होगा या कुछ और होगा? तो भाई यहां पर टेम्परेचर अलग होगा, क्योंकि क्या है ना, ये मैं लिखवा रहा हूं, आपको बता रहा हूं डायग्राम बना के, उसका रीजन क्या है। कई बार स्टूडेंट के मन में कंफ्यूजन आ जाता है कि अच्छा यहां पर पूरी जगह पर यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन एरिया पर यूनिफॉर्म टेम्परेचर का मतलब ये नहीं है। मतलब को समझिए। जैसे यदि ये मेरा क्रॉस सेक्शन एरिया है, मान चलो ये ऐसे मेरी एक रॉड थी, ठीक है, ये ऐसे मेरी रॉड थी एक, मैंने यहां से कट मारा, ठीक है, यहां से कट मारा तो मुझे ये सेक्शन दिख रहा है, ऐसा मैं मान के चल रहा हूं। तो इस वाले सेक्शन पर जितने भी आप पॉइंट बनाओगे उन सब पर, देखो ये वाला ये सेक्शन है, देखो ये ऐसे रॉड थी, मैंने इस पे कट मारा और इस वाले सेक्शन को अब मैं ऐसे करके आपको दिखा रहा हूं। तो इस वाले सेक्शन पर जितने भी पॉइंट्स हैं उन सब का टेम्परेचर यूनिफॉर्म होगा, तो उस स्टेट को कहा जाता है स्टेडी स्टेट। ऐसे नहीं कि यहां पर देखा और यहां पर देखा, दोनों जगह सेम टेम्परेचर नहीं मिलेगा। जैसे जैसे आप लेंथ के अक्रॉस चलते हो वैसे वैसे टेम्परेचर में चेंज आता है। यदि मेरा यहां पर हॉट एंड है और यहां पर मेरा कोल्ड एंड है, हॉट एंड और कोल्ड एंड का मतलब समझ में आया कि ये आपका यहां से आप हॉट एंड का मतलब है हीट इज बीइंग सप्लाइड कंटिन्यूअसली, हीट इज बीइंग सप्लाइड कंटिन्यूअसली। तो ये वाला जो एंड है वो आपका हॉट एंड हो जाएगा। तो अब आप देखिए, हॉट एंड से कोल्ड एंड की तरफ आप जा रहे हो, तो यू आर फीलिंग दैट कि भैया यहां पर आप ऐसे जाते समय टेम्परेचर इज डिक्रीजिंग, टेम्परेचर इज डिक्रीजिंग when you are moving from hot end to cold end। जब आप hot end से cold end की तरफ जा रहे हो तो आपका टेम्परेचर कंटिन्यूअसली डिक्रीज हो रहा है। यस और नो? तो इस डिक्रीमेंट ऑफ टेम्परेचर को हम लोग एक और टर्मिनोलॉजी से नाम देंगे, और उस टर्मिनोलॉजी का नाम है बेटा टेम्परेचर ग्रेडियंट। एक और टर्मिनोलॉजी यहां पर आपको सीखने को मिली, टेम्परेचर ग्रेडियंट। ये टेम्परेचर ग्रेडियंट क्या होता है? फॉल ऑफ टेम्परेचर, फॉल ऑफ टेम्परेचर, या फिर मैं बोलूं टेम्परेचर डिफरेंस, टेम्परेचर डिफरेंस, टेम्परेचर डिफरेंस पर यूनिट लेंथ, पर यूनिट लेंथ, इसे हम लोग कहते हैं टेम्परेचर ग्रेडियंट। इसे हम लोग क्या कहते हैं? टेम्परेचर ग्रेडियंट। मतलब मान चलो यहां का टेम्परेचर T1 है, यहां का टेम्परेचर T2 है, और इन दोनों के बीच की दूरी x है, तो भैया आपका जो टेम्परेचर ग्रेडियंट बनेगा, टेम्परेचर ग्रेडियंट जो बनेगा
वो बनेगा T1 माइनस T2 अपॉन एक्स। टेम्परेचर ग्रेडियंट जो बनेगा वो आपका बनेगा T1 माइनस T2 अपॉन एक्स, या फिर मैं इसे लिख सकता हूं डेल्टा टी अपॉन डेल्टा एक्स। ठीक है, इज इट क्लियर टू यू? ये एक और टर्मिनोलॉजी आपको समझ में आई। अब बेसिकली इस टेम्परेचर ग्रेडियंट के मिलने से आपको एक बात पता लग रही है कि हीट इज फ्लोइंग। इस टेम्परेचर ग्रेडियंट के मिलने से आपको एक बात पता चल रही है, वो क्या है? हीट इज फ्लोइंग फ्रॉम दिस एंड टू दिस एंड। यस और नो? मतलब यदि आपको कहीं पर किसी सेक्शन में टेम्परेचर ग्रेडियंट मिल रहा है तो हीट फ्लो हो रही है। अब इस हीट फ्लो को हम लोग किसी रेट के फॉर्मेट में लिखेंगे। मतलब हम लोग जो अगली छोटी सी प्यारी सी हेडिंग डालने वाले हैं उसका नाम है रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट। रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट, और इसका ही दूसरा नाम होता है हीट करंट। क्या नाम होता है? हीट करंट। अच्छा, अब देखो मैं फिर से बोल रहा हूं, आपको करंट इलेक्ट्रिसिटी से थोड़ा सा रिलेट करवाने की कोशिश करता हूं। कैसे? मान के चलो आपके पास में एक रजिस्टर है, आपके पास में क्या है? एक रेजिस्टेंस है जिसका रेजिस्टेंस की वैल्यू है R। यहां पर मान लीजिए पोटेंशियल है इस पॉइंट का V1 और इस वाले पॉइंट का पोटेंशियल है V2, और यदि इफ V1 इज ग्रेटर देन V2, यदि V1 V2 से बड़ा है तो क्या होगा? आप कहोगे कि पोटेंशियल डिफरेंस विल बी जनरेटेड, पोटेंशियल डिफरेंस विल बी क्रिएटेड। यस और नो? पोटेंशियल डिफरेंस विल बी क्रिएटेड। बोलो यहां पर एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हुआ या नहीं हुआ? यस, पोटेंशियल डिफरेंस यहां पर क्रिएट हुआ क्योंकि V1 इज ग्रेटर देन V2। अच्छा, लेस देन भी हो सकता है, कोई जरूरी नहीं है, बस मैं तो सिंपलिसिटी के लिए बोल रहा हूं कि V1 ग्रेटर देन V2 है। आपको V1 ग्रेटर देन V2 अच्छा नहीं लगता है तो आप V2 ग्रेटर देन V1 लिख के भी काम चला सकते हैं, लेकिन चीजों को अच्छे से ऑब्जर्व कीजिए। यदि ऐसा हो रहा है तो यहां पर यदि पोटेंशियल का एक डिफरेंस क्रिएट होने के कारण, ड्यू टू पोटेंशियल डिफरेंस, इलेक्ट्रिक करंट फ्लोज, इलेक्ट्रिक करंट फ्लोज। यस और नो? क्या ये बात सही है? भाई पोटेंशियल डिफरेंस जब क्रिएट हो जाता है तो उन दो टर्मिनल्स के बीच में एक इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होने लगता है जिसकी डायरेक्शन आपकी हायर वोल्टेज से लोअर वोल्टेज की तरफ होती है, और इस करंट को आप नाम देते हो I बराबर डेल्टा V अपॉन R, या आप लिख सकते हो V1 माइनस V2 अपॉन R। यस और नो? सिंपल करंट इलेक्ट्रिसिटी जूनियर क्लासेस में 9-10 लेवल पे इतना आप पढ़ चुके होते हो एनसीईआरटी की बुक्स के अंदर में। I बराबर डेल्टा V अपॉन R, V1 माइनस V2 अपॉन R। क्या ये वाली बात समझ में आ रही है? यस और नो? और इस करंट को यदि आपको समझना है तो आप इस करंट को कुछ इस प्रकार से भी समझ सकते हैं कि भैया I बराबर होता है dq बाई dt। dq बाई dt मतलब रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। बेसिकली करंट फ्लो हो रहा है, मतलब क्या फ्लो हो रहा है? आपके चार्जेस फ्लो हो रहे हैं। आपके क्या हो रहे हैं? चार्जेस फ्लो हो रहे हैं। अच्छा, ये जो करंट आया है इलेक्ट्रिक करंट, वो क्यों आया है? इट इज ड्यू टू डेल्टा वी या पोटेंशियल डिफरेंस। तो उसी प्रकार से हम लोगों को यहां पर भी यही वाली बात कहनी है। क्या कहनी है? कि आपके पास में जब एक रॉड के किसी एक एंड पर हॉट एंड क्रिएट हो जाए और दूसरे एंड पर कोल्ड एंड क्रिएट हो जाए, मतलब टेम्परेचर का डिफरेंस यदि क्रिएट हो जाए तो हॉटर एंड से कोल्डर एंड की तरफ क्या होने लगती है? हीट फ्लो होने लगती है। क्या होने लगती है? हीट फ्लो होने लगती है, और इसी हीट फ्लो को हम लोग नाम देते हैं हीट करंट। बोलो समझ में आया क्या? सिंपल चीज थी। यदि मैंने करंट इलेक्ट्रिसिटी से रिलेट किया है, मतलब बेसिकली एकदम जूनियर लेवल का ही कंपैरिजन मैंने करवाया है, कोई एकदम हाई फंडू चीजें नहीं बताई हैं। और इतना आप समझदार मैं मानता हूं कि आप लोग हैं, है ना? ओ सर, समझदारी पे सर आप कमेंट ना किया करें सर, हर्ट होता है, बहुत दुख होता है ना? ऐसा लगता है ना किसी ने क्या वो कर दिया,
कटार घुसा दी कलेजे में, ऐसा फील हो रहा है ना। चलो कोई बात नहीं, इतना तो हमें हक है। चलो तो अब देखो, इलेक्ट्रिक करंट को जब मैं रिलेट कर रहा था इलेक्ट्रिक करंट को, तो मैं इसको मान रहा था ये है आई। तो अब यहां पर हमें जो बात करनी है वो बात करनी है हीट करंट के बारे में। तो हीट करंट को हम लोग कहेंगे एच से डिनोट करेंगे। किससे डिनोट करेंगे? एच से डिनोट करेंगे। अब बस यहां पर जो चीजें आप उसके लिए कर रहे थे बिल्कुल वैसे ही करिए। तो आई बराबर आप लिखते थे डेल्टा वी अपॉन आर, यस और नो? डेल्टा वी अपॉन आर, एंड आर क्या हुआ करता था? रेजिस्टेंस। बिल्कुल सही है, ओके। अब इस रेजिस्टेंस का मतलब क्या है? व्हाट डू यू मीन बाय दिस आर? रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस क्या है? रेजिस्टेंस, इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल्स बाय वर्च्यू ऑफ विच इट अपोजेस द करंट फ्लोइंग थ्रू इट। रेजिस्टेंस क्या है? रेजिस्टेंस, इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल्स बाय वर्च्यू ऑफ विच इट अपोजेस द करंट फ्लोइंग थ्रू इट। रेजिस्टेंस पदार्थों का वह गुण है जिसके कारण वह अपने आप में से प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा का विरोध करते हैं। किसका विरोध करते हैं? विद्युत धारा का। मतलब हम कह रहे हैं रेजिस्टेंस मटेरियल्स की वो प्रॉपर्टी है जो अपने आप में से फ्लो होने वाले करंट का अपोज कर रही है। ध्यान रखना, किसका अपोज कर रही है? करंट का अपोज कर रही है। और कौन सा करंट? इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। तो अब ये जो रेजिस्टेंस होता है, इस रेजिस्टेंस के बारे में मैं कुछ छोटी छोटी सी प्यारी सी बेसिक बातें जानता हूं। ये जो रेजिस्टेंस होता है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन होता है, यस और नो? और इसको उठा के हम लोग ले देते हैं आर बराबर रो एल अपॉन ए, यस और नो? और इसको उठा के यदि मैं यहां डाल दूं तो मेरे पास में सिंपल सिंपल सी चीजें बन जाती हैं। और वो क्या है? आई बराबर डेल्टा वी को थोड़ी देर के लिए वी मान लीजिए अपॉन रो एल अपॉन ए, यस और नो? अच्छा, इसको एक और तरीके से लिखा जाता है, वो है एल अपॉन सिग्मा ए। सिग्मा क्या है? कंडक्टिविटी। रो क्या है? रजिस्टिविटी। फर्क है ना? तो आर बराबर एल अपॉन सिग्मा ए। कंडक्टिविटी के फॉर्मेट में लिख सकते हैं और रजिस्टिविटी के भी फॉर्मेट में लिख सकते हैं। तो बिल्कुल सिमिलर वे में यहां पर आप जरा आने की कोशिश कीजिए। तो अब मैं हीट करंट की बात करता हूं, ठीक है। तो ये जो हीट करंट H होगा दैट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर डिफरेंस। क्यों? यहां पर पोटेंशियल डिफरेंस था तो मैं यहां पर टेम्परेचर डिफरेंस लिख रहा हूं। अच्छा, और आगे आ जाओ, थोड़ा सा और बताने की कोशिश करो कि देखो ये A ऊपर चला गया तो मतलब H विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। बोलो यस और नो? तीसरा देखो, ये L पर डिपेंडेंसी देखो, ये H जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ द कंडक्टर हो गया। मतलब कंडक्टर जितना लंबा होगा हीट फ्लो उतना ही धीमे होगा, यस और नो? अच्छा, एक और पॉइंट, ये रो बच रहा है। रो क्या है? रेजिस्टिविटी। व्हाट डू यू मीन बाय रेजिस्टिविटी? नेचर ऑफ मटेरियल। मटेरियल का क्या नेचर है? लकड़ी का है, लोहे का है, कॉपर का है, एल्यूमिनियम का है। तो क्या ऐसे ही यहां पर भी एक पॉइंट आएगा? तो हम लोग लिखेंगे H डिपेंड्स ऑन मटेरियल। तो ये मटेरियल की भी एक प्रॉपर्टी है। तो इन सब को यदि मैं कंबाइन कर दूं, इन सब को क्या कर दूं बेटा? कंबाइन कर दूं, तो हम लोग लिखते हैं H बराबर, एक और देखिए, थोड़ा सा मैं चेंज कर रहा हूं इसको, यहां पर ही देखना, थोड़े से नजर रखना बेटा, आंखें चौकन्नी होनी चाहिए। देखो मैं यहां पे लिख रहा हूं आई बराबर सिग्मा को एल अपॉन सिग्मा ए, सिग्मा ए डेल्टा वी अपॉन एल। इस पे थोड़ा सा फोकस रखना। आई बराबर सिग्मा ए डेल्टा वी अपॉन एल। बिल्कुल वैसे ही मैं यहां पर फॉर्मूला लिख रहा हूं, आई बराबर सॉरी एच बराबर के ए डेल्टा टी अपॉन एल। ओहो, क्या है ये है हीट करंट का फॉर्मूला। के क्या है? जैसे यहां पर सिग्मा क्या थी? कंडक्टिविटी थी। वैसे ही यहां पर के का मतलब होता है थर्मल कंडक्टिविटी। क्या होती है बेटा? थर्मल कंडक्टिविटी, यस और नो? ए क्या है? एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। डेल्टा टी क्या है? टेम्परेचर डिफरेंस। एल क्या है? लेंथ ऑफ द कंडक्टर। तो यहां पर हमारे पास में इस चीज को जरा समझने की कोशिश थोड़ी सी और करी जाती है। देखो मैं पूरा रिलेशन है करंट इलेक्ट्रिसिटी के साथ में, बेसिक एकदम, ज्यादा डीप में नहीं जा रहा हूं मैं।
तो मैं ये कह रहा था कि भैया H बराबर आया K इंटू ए इंटू डेल्टा टी अपॉन एल। क्या मैं इसे H बराबर डेल्टा टी होल डिवाइडेड बाई एल डिवाइडेड बाई के ए इस फॉर्मेट में लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता? बिल्कुल लिख सकता हूं। अच्छा इधर आ जाइए, इधर में आप लिख रहे थे आई बराबर डेल्टा वी अपॉन आर। यस, अब यहां पर रिलेट करने की कोशिश कीजिए। ये जो आर था बेसिकली ये आपका आर क्या हो रहा था? सिग्मा ए अपॉन एल। यस और नो? कुछ गलती कर दी कि मैंने? हाँ सही है। नहीं नहीं, गलती करी है। ओ आर बराबर रो एल अपॉन ए, रो एल अपॉन ए, रो एल अपॉन ए, तो यहां पर सिग्मा नीचे आएगा। सही है, हो गया। तो यहां पर क्या हो रहा है? हम लोग इस वाली टर्मिनोलॉजी को लिख रहे हैं आर एच, और ये आपके पास में आता है एल अपॉन के ए। ये आर एच क्या है? व्हाट इज दिस आर एच? आर एच जो है, आर एच इसे कहा जाता है थर्मल रेजिस्टेंस। इसे क्या कहा जाता है बेटा? इसे कहा जाएगा थर्मल रेजिस्टेंस। क्या ये वाली बात आप लोगों को आई है समझ में या नहीं आई है? बिल्कुल आनी ही चाहिए। क्लियर है? आर एच थर्मल रेजिस्टेंस आपका सीधा सीधा फॉर्मूला हो गया एल अपॉन के ए। एल अपॉन के ए, जहां पर के क्या है? थर्मल कंडक्टिविटी है। क्या है? थर्मल कंडक्टिविटी है। अच्छा इसकी यूनिट यूनिट भी तो पूछ सकते हैं। पूछ सकते हैं नहीं पूछ सकते? पूछ तो सकते हैं। तो इसकी यूनिट क्या आएगी बताओ? सबसे पहले तो आपको यहां पर जाना पड़ेगा एच की यूनिट क्या है। सबसे पहले आपको जाना पड़ेगा एच की यूनिट पर, तभी आप लिख पाओगे। क्योंकि देखो जैसे यहां पर आई की यूनिट क्या है? वोल्ट पर ओम या एम्पियर डायरेक्टली लिख लेते हैं। यहां पर क्या हो रहा है? यहां पर सुनिए जरा थोड़ा सा कि एच की यूनिट जो लिखनी है, एच क्या है? रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट। ध्यान से देखिए मैं यूनिट लिख रहा हूं, रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट। हीट क्या है? हीट एक एनर्जी का टाइप है जो एक साइड से दूसरी साइड में प्रयोग होती है, और रेट का मतलब पर यूनिट टाइम। तो इसका मतलब मैं इसे लिख सकता हूं जूल पर सेकेंड या फिर वैट, या फिर वैट। तो एच की यूनिट है वैट। ओके सर, इससे फायदा क्या हुआ? दिखाता हूं मैं, फायदा वायदा सब दिखा दूंगा, तो डोंट वरी अबाउट इट। सो अब आप इधर आइए थोड़ा सा पिछले वाले पेज पर। कहां गया कहां गया कहां गया कहां गया? मैंने उस फॉर्मेट में लिखा नहीं है क्या पूरा? ओके चलो लिख देता हूं। हाँ इधर से आइए, इधर से आइए। H बराबर डेल्टा टी अपॉन आर एच था, सो इट इंप्लाइज आर एच बराबर डेल्टा टी अपॉन एच आएगा। और यदि ऐसा लिख देता हूं तो बेटा यहां से यूनिट पे आ जाइए, क्या आएगा? केल्विन पर वैट। केल्विन पर वैट विल बी द यूनिट ऑफ थर्मल रेजिस्टेंस। ओके एक और हो गई। तो ये सारी यूनिट्स बेटा आपको पता होनी चाहिए। यदि ये यूनिट्स नहीं पता हैं तो आप कुछ नहीं कर सकते। अच्छा यूनिट्स के साथ में डायमेंशंस भी निकालते आना चाहिए, क्योंकि ये भी तो एक तरह से आपके लिए क्या हो सकते हैं? सवालों का रूप धारण कर सकते हैं। कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं? तो आपने बोला बिल्कुल सही बात है। अब इसमें आगे चल के कुछ सवाल आएंगे, जैसे मैं बता देता हूं अभी, जैसे एक हिंट दे रहा हूं, एक हिंट दे रहा हूं, सवाल नहीं करवा रहा हूं, क्योंकि आने वाला जो मेरा अगला लेक्चर होगा वो प्रॉपरली सवालों के ऊपर ही बेस्ड होगा। अगले लेक्चर में सिर्फ न्यूमेरिकल्स होंगे। आज के लेक्चर में थियरी पार्ट को हम लोग मैक्सिमम कवर कर रहे हैं। कुछ ऐसे सवाल होंगे, कैसे सवाल होंगे कि ये इसका टेम्परेचर T1 है, इसका टेम्परेचर T2 है, इसका टेम्परेचर T आपको बताना है, ये डिस्टेंस x है और ये पूरी लेंथ l है। ठीक है, ऐसे सवाल होंगे आपको बताने हैं, ऐसे सवाल करवाऊंगा। आने वाला अगला लेक्चर पूरा न्यूमेरिकल बेस्ड रहेगा। तो आज के लेक्चर में पहले थियरी वाले पोर्शन को हम लोग क्या कर लेते हैं? फिनिश कर लेते हैं, जो जो थियरी यहां पर पॉसिबल है। ठीक है, अब थियरी में क्या पॉसिबल है, क्या पॉसिबल है? तो अभी हम लोगों ने एक टर्मिनोलॉजी सीखी है, थर्मल रेजिस्टेंस। जब हम लोग यदि करंट इलेक्ट्रिसिटी के अंदर में याद करो, जब रजिस्टर सीख लेते हैं तो उसके बाद क्या सीखते हैं? कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर सीखते हैं। तो यहां आपकी जो हेडिंग आएगी, छोटी सी प्यारी सी हेडिंग, वो है आपकी कॉम्बिनेशन ऑफ मेटालिक रॉड्स। क्या हेडिंग आएगी? कॉम्बिनेशन ऑफ मेटालिक रॉड्स।
ठीक है, ये आपकी छोटी सी प्यारी सी हेडिंग है। अच्छा, तो उसमें हम लोग थर्मल रेजिस्टेंस, सॉरी इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस जो होते हैं उसमें हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले सीरीज कॉम्बिनेशन सीखते हैं। तो यहां पर भी हम लोग क्या करते हैं, सीरीज कॉम्बिनेशंस को सीखते हैं। जब मैं सीरीज कॉम्बिनेशन को सीखने की बात कर रहा हूं तो कुछ ऐसे सीखता हूं, मान के चलो मेरे पास में सीरीज में लगाना है रॉड को, तो ये मेरे पास में कुछ इस प्रकार से रॉड्स लगने लगेंगी या नहीं लगेंगी, बिल्कुल सही बात है। मैंने माना इसकी जो थर्मल कंडक्टिविटी है K1, इसकी जो लेंथ है वो है L1, ठीक है, इसकी थर्मल कंडक्टिविटी K2, लेंथ है L2, इसकी मैंने मान ली K3, इसकी मैंने मान ली L3, और इसकी मैंने मान ली Kn, और इसकी मैंने मान ली Ln, ठीक है। अब जब मैं इन्हें सीरीज में लगा रहा हूं तो सबका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन एक जैसा होना चाहिए, तभी तो एक यूनिफॉर्म रॉड बनेगी। मतलब बेसिकली मेरी चाहत यह है कि इन सब को हटा के एक मैं ऐसी रॉड लगा लूं, एक ऐसी रॉड लगा लूं जो इसके इक्विवेलेंट ही काम कर सके। तो ये हमारी यहां पर चाहत है। तो उस चाहत के लिए हम लोग क्या करते हैं कि हम यहां पर इक्विवेलेंट थर्मल कंडक्टिविटी के ऊपर में चर्चा करते हैं। इक्विवेलेंट थर्मल कंडक्टिविटी बहुत इंपॉर्टेंट सवाल होते हैं ये। अच्छा, एक पॉइंट और समझ लीजिए, इस साइड का टेम्परेचर T1 है और इस साइड का टेम्परेचर T2 है। बोलो यस और नो। मैंने बोला ठीक है। तो इसको समझने के लिए मैंने क्या किया भैया, इसका जो थर्मल रेजिस्टेंस है उसे मैंने R1 मान लिया, इसका R2 मान लिया, इसका R3 मान लिया, और इस वाले का Rn मान लिया, ठीक है। तो इक्विवेलेंट, यदि ये सीरीज में जुड़े हुए हैं, यदि ये सीरीज में जुड़े हुए हैं तो मैं क्या कहूंगा, यदि मेरे पास रेजिस्टेंस होते सीरीज में जुड़े हुए तो मैं बोलता था कि R इक्विवेलेंट बराबर R1 प्लस का R2 प्लस का R3 प्लस का Rn। तो यहां पर भी इन सबको हटा के इसको एक इक्विवेलेंट को लगाना है, तो मैं बिल्कुल उसी फ्लो में चलूंगा। तो मैं लिखूंगा कि भैया R सीरीज बराबर R1 प्लस का R2 प्लस का R3 और प्लस का Rn। अच्छा, यदि मैं R1 की बात करता हूं तो मैंने सीखा हुआ है L1 अपॉन K1A प्लस का L2 अपॉन K2A प्लस का L3 अपॉन K3A और प्लस का अप टू सो ऑन Ln अपॉन KNA। यस और नो। और RS क्या है, इसका इक्विवेलेंट है, तो इसका इक्विवेलेंट क्या होगा, मैंने माना कि भैया इसकी जगह एक ऐसी रॉड लगाई जाएगी जिसकी लेंथ क्या होगी, L1 प्लस L2 प्लस अप टू सो ऑन Ln, और थर्मल इक्विवेलेंटी के इक्विवेलेंट इंटू ए के बराबर होना चाहिए। तो भैया यहां पर यदि आप देखोगे तो सारी चीजें आपके सामने नजर आने लगेंगी कि ए कट जाएंगे और आप लिखोगे L1 प्लस का L2 प्लस का अप टू सो ऑन Ln अपॉन के इक्विवेलेंट बराबर L1 अपॉन K1 प्लस का L2 अपॉन K2 प्लस का अप टू सो ऑन Ln अपॉन Kn। यस और दो। ओके, अब मुझे K इक्विवेलेंट में इंटरेस्ट है, तो मैं K इक्विवेलेंट को कैसे लिख सकता हूं, मैं लिख सकता हूं डायरेक्टली K इक्विवेलेंट बराबर, ये ऊपर जाएगा ये नीचे आएगा, तो मतलब आएगा L1 प्लस का L2 प्लस का L3 और प्लस का अप टू सो ऑन Ln होल डिवाइडेड बाई L1 बाई K1 प्लस का L2 बाई K2 प्लस का अप टू सो ऑन Ln बाई Kn। दिस इज द फॉर्मूला फॉर equivalent thermal conductivity in the case where the metallic rods are connected in series, where the metallic rods are connected in series। सर ये तो बहुत आसान है, बिल्कुल आसान है, हम कब बोल रहे थे कि डिफिकल्ट है। मान के चलो आपके पास में दो रॉड हो और उनकी लेंथ भी सेम हो, क्योंकि यही सवाल पूछे जाने हैं जनरली। तो हमारे पास में जो इक्विवेलेंट थर्मल कंडक्टिविटी आएगी, मैंने बोला फॉर two metallic rods of same length, समान लंबाई वाली दो धात्विक छड़ों के लिए, तो हम लोग लिखेंगे K इक्विवेलेंट बराबर L प्लस का L अपॉन L बाई का K1 प्लस का L बाई
K2। सो इट एम्प्लाइज K इक्विवेलेंट बराबर K1 K2 एलसीएम आएगा वो ऊपर आएगा, तो देखो क्या बन जाएगा K1 K2 और ये 2L हो जाएगा। सही है, मैंने नीचे से एलसीएम लेके सीधा ऊपर भेज दिया है और L यहां से कॉमन आ जाएगा और ये आएगा K2 प्लस का K1। बोलो यस और नो। तो अब यहां पर क्या होगा, L से L कट जाएगा तो आपके पास में K इक्विवेलेंट का जो आंसर आएगा वो आएगा 2K1 K2 अपॉन K1 प्लस का K2। ध्यान रखना दो रजिस्टर्स पैरेलल में होते तो R1 R2 अपॉन R1 प्लस का R2 डायरेक्टली आ जाता है, लेकिन यहां पर 2 आएगा। एग्जाम में वही गलती होने वाली है, आपके दिमाग में 2 नहीं आएगा जल्दी से, आप 2 को भूल जाओगे और K1 K2 अपॉन K1 प्लस का K2 लगाकर आ जाओगे। ये गलती होने की संभावना है, इसलिए स्टार मार्क बना लेना बेटा इस जगह। इज इट क्लियर टू यू, यस और नो? बोलो समझ में आया क्या? क्लियर है कहानी? देखो अभी आपको ऐसा लग रहा होगा कि यार हम लोग सब रट रहे हैं, लेकिन जब मैं न्यूमेरिकल्स करवाऊंगा तो ये भी एक तरह का न्यूमेरिकल ही है जो उस रिजल्ट के ऊपर बेसिस है। बेसिकली क्या है कि आपको यदि सीरीज कॉम्बिनेशन की बात करी गई है तो आपका जो K इक्विवेलेंट है, इक्विवेलेंट थर्मल कंडक्टिविटी, वो सिंपल सी बात है समेशन ऑफ L डिवाइडेड बाई समेशन ऑफ L बाई K है। ये सिंपल रूल है, लेकिन हमारे पास में स्पेशल केसेस पर सवाल पूछे जाते हैं और स्पेशल में सबसे ज्यादा स्पेशल होता है कि 2 रॉड वाला हो। स्पेशल में सबसे ज्यादा स्पेशल कौन सा होता है? 2 रॉड वाला। क्लियर है? अब मैंने ये सीरीज कॉम्बिनेशन सीखा है, अब इसके बाद में मुझे क्या सीखना चाहिए? इसके बाद में मैं सीखूंगा पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ मेटालिक रॉड्स। इसके बाद में मुझे सीखना है पैरेलल कॉम्बिनेशन, और जाहिर सी बात है जब एग्जाम में सवाल आएंगे वो सीरीज पैरेलल के कॉम्बिनेशन पर हो सकते हैं। अभी तो सवालों का लेवल आएगा, जब सवाल करवाऊंगा तब आपको समझ में आएगा। सवाल वैसे आसान होते हैं, बिल्कुल मत डरिए। इस लेक्चर के तुरंत बाद में लेक्चर नंबर 5 के तुरंत बाद में लेक्चर नंबर 6 आपको मिलेगा और उसमें सब न्यूमेरिकल ही होंगे, अलग अलग टाइप के जो पॉसिबल न्यूमेरिकल्स यहां पर हैं। तो हमने क्या किया, देखो अब यहां पर देखो हम लोग किस प्रकार से करते हैं। इस बार मैंने क्या किया, देखो ये एक रॉड ली, ठीक है, और इसकी लेंथ मैंने L ले ली, इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A1 ले लिया और इसको K1 ले लिया। इसके तुरंत साइड में मैंने एक दूसरी रॉड लगा दी, फिर एक और रॉड लगा दी, और अप टू सो ऑन। इस प्रकार से मैं रॉड्स लगाते जा रहा हूं। तो बेटा इस बार क्या हो रहा है कि एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हम लोग डिफरेंट ले रहे हैं, जबकि लेंथ यहां पर सेम ले रहे हैं। ये इस बार की कहानी है, ठीक है। तो इस एंड का जो टेम्परेचर है वो T1 मान लीजिए, इस एंड का टेम्परेचर T2 मान लीजिए। कहानी तो आपको डायरेक्टली ही करनी है। कैसे डायरेक्टली कर सकते हो? तो मैंने माना कि भैया इसका जो थर्मल रेजिस्टेंस है R1 है, ये R2 है, ये R3 है और ये Rn है। तो इक्विवेलेंट कैसे लिखोगे? तो आप लिखोगे 1/Rp बराबर 1/R1 प्लस का 1/R2 प्लस का 1/R3 और प्लस का अप टू सो ऑन 1/Rn। बोलो यस और नो। क्या पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस होता तो आप इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इसी प्रकार से कैलकुलेट करते? बिल्कुल इसी प्रकार से कैलकुलेट कर रहे होते थे। यस और नो? कई लोगों को तो अभी डाउट है कि सर डायरेक्टली क्यों कर रहे हो। बेसिकली देखो मैं कर क्या रहा हूं, सुनो। मैंने क्या बोला कि इस एंड का टेम्परेचर T1 है, इस एंड का टेम्परेचर T2 है। बोलो अब मैंने क्या बोला कि यदि मैं बात करता हूं कि इसमें से कितना हीट फ्लो होगा, तो मैंने मान लिया H1, इसमें से तो मैंने मान लिया H2, इसमें से तो मैंने मान लिया H3, इसमें से तो मैंने मान लिया HN। तो मैं ऐसे भी कर सकता हूं। तो मेरे पास में आएगा कि भैया H1 जो आएगा वो आएगा T1 माइनस का T2 डिवाइडेड बाई R1। बोलो यस और नो? H2 जो आएगा वो आएगा T1 माइनस का T2 डिवाइडेड बाई R2, और अप टू सो ऑन जो लास्ट वाले में से जा रहा है वो आएगा T1 माइनस का T2 अपॉन Rn। यस और नो? अब मैं चाहता हूं कि उतनी ही अमाउंट ऑफ हीट फ्लो हो एक सिंगल में से, तो उसे मैंने बोल दिया H। तो ये आएगा T1 माइनस T2 अपॉन R इक्विवेलेंट, ठीक है। और ये जो H इक्विवेलेंट है, बेसिकली ये H इक्विवेलेंट है क्या चीज? ये H इक्विवेलेंट है टोटल अमाउंट ऑफ हीट, जो कि H1 प्लस का H2 प्लस का अप टू सो ऑन HN के बराबर आएगी। यस और नो? तो H इक्विवेलेंट को आप लिख दोगे T1 माइनस T2 अपॉन R इक्विवेलेंट अपॉन
T1 माइनस T2 अपॉन R1 प्लस का T1 माइनस T2 अपॉन R2 और प्लस का अप टू T1 माइनस T2 डिवाइडेड बाई Rn। और इस स्टेप में आप T1 माइनस T2 को कैंसल आउट कर दोगे तो 1 अपॉन R इक्विवेलेंट बराबर 1 अपॉन R1 प्लस का 1 अपॉन R2 प्लस का अप टू सो ऑन और 1 अपॉन Rn ही आएगा। बस ये स्टेप्स मैंने नहीं लिखे थे, इससे ज्यादा कोई फर्क नहीं है। यदि आप जूनियर क्लासेस में पढ़ चुके तो वहां पर भी इसी प्रकार से डेरिवेशन किया गया था केसीएल के बेसिस पर कि भैया जितना करंट आ रहा है उतना ही करंट बाहर निकलेगा, तो जितनी हीट वहां से चलिए तो बाहर जो निकलेगी वो उतनी ही हीट निकलेगी, नहीं निकलेगी। बस वही कॉन्सेप्ट यहां पर लगाया गया है। यस और नो? तो मैंने बोला ठीक है सर जी। अब लेकिन यहां पर मैंने ना R1 R2 और इनकी वैल्यूज को पुट नहीं किया है, तो उन वैल्यूज को मैं कैसे पुट करूंगा? तो मैं जानता हूं R बराबर होता है L अपॉन K, सही बात है। तो मैं यहां लिखूंगा इट इंप्लाइज 1 होल डिवाइडेड बाई लेंथ तो सबकी सेम अपॉन K इक्विवेलेंट इनटू एरिया कितना आएगा A1 प्लस का A2 प्लस का अप टू सो ऑन AN। बोलो यस और नो? आपने बोला सही बात है। 1 अपॉन R1 की जगह आएगा आपका L डिवाइडेड बाई K1 A1। बोलो यस और नो? प्लस का 1 डिवाइडेड बाई L डिवाइडेड बाई K2 A2 प्लस का 1 डिवाइडेड बाई L अपॉन K3 A3 और प्लस का अप टू सो ऑन 1 डिवाइडेड बाई L डिवाइडेड बाई Kn इंटू AN। बोलो यस और नो? आपको कुछ ऐसा ही डेटा मिलेगा क्या? इस डेटा को थोड़ा सा ध्यान से देखिए। यस सर जी, ऐसा ही डेटा यहां पर मिलेगा। नाउ अब हम लोग क्या कर सकते हैं? अब हमारे पास में एक सिंपल सी बात बचती है और वो है कि इस L को काट दिया जाए। अब L को काट के यदि मैं आगे चलता हूं तो मेरे पास में जो सिचुएशन बचेगी उसको देखो। इसको यहां पे, 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 ध्यान से देखना। ये कैसा सिस्टम है? ये सिस्टम है A होल डिवाइडेड बाई B अपॉन C, जिसे लिखा जा सकता है A इंटू C डिवाइडेड बाई B। 1 होल डिवाइडेड बाई L अपॉन दिस। तो जो सबसे नीचे वाला है वो सबसे ऊपर चला जाएगा। जो सबसे नीचे वाला है ये सबसे ऊपर, सबसे नीचे वाला सबसे ऊपर, सबसे नीचे वाला सबसे ऊपर, सबसे नीचे वाला सबसे ऊपर। तो अब आप देखिए इसको क्या लिखोगे? तो आप इसको लिखोगे K इक्विवेलेंट इंटू A1 प्लस का A2 प्लस का A3 प्लस का अप टू सो ऑन AN बराबर K1 A1 प्लस का K2 A2 प्लस का अप टू सो ऑन और Kn AN। बोलो यस और नो? आपके पास में अब फॉर्मूला तैयार हो चुका है और वो है K इक्विवेलेंट बराबर K1 A1 प्लस का K2 A2 और प्लस का अप टू सो ऑन Kn AN डिवाइडेड बाई A1 प्लस का A2 प्लस का अप टू सो ऑन एंड दिस इज AN। बोलो ये फॉर्मूले में कोई परेशानी? इस फॉर्मूले में कोई परेशानी? ये क्या है? इक्विवेलेंट थर्मल कंडक्टिविटी व्हेन n metallic rods of each of area of cross section A1 A2 A3 and length L thermal conductivity K1 K2 K3 are connected in parallel। फिर इसमें हम लोग आगे चल के बात करेंगे किस पे? स्पेशल केस। कौन सा केस? स्पेशल केस when two rods are connected in parallel। तो मैं क्या लिखूंगा बताओ? तो दो रॉड के लिए आपके पास में K इक्विवेलेंट आएगा K1 A1 प्लस का K2 A2 डिवाइडेड बाई A1 प्लस का A2। यस और नो? माना इसमें और थोड़ा सा स्पेशल केस कर लेते हैं। इफ एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज सेम, मतलब A1 बराबर A2 बराबर A, तो क्या हो जाएगा? K1A प्लस K2A अपॉन A प्लस का A को कॉमन निकाल के आप काट दोगे तो K इक्विवेलेंट का आंसर आएगा K1 प्लस का K2 डिवाइडेड बाई 2। अगेन अ क्वेश्चन, सिंपल। ये क्वेश्चंस हैं बेटा जो पूछे जा चुके हैं अलग अलग जगह पर, ठीक है। और
एक लास्ट पॉइंट और है, एक बात बताइए, यदि मैं इसको डायरेक्टली लिखना चाहूं के इक्विवेलेंट को, तो कैसे लिखूंगा? समेशन ऑफ के ए अपॉन समेशन ऑफ ए, यस और नो। ये मेरा डायरेक्ट इसको मैंने लिख दिया, ठीक है। समेशन ऑफ के ए मतलब के आई ए आई अपॉन समेशन ऑफ ए आई, और आई की वैल्यू कहां से? 1 से लेकर के एन तक। क्या ये वाली बात समझ में आ रही है? इक्विवेलेंट थर्मल कंडक्टिविटी को आप फॉर्मूला वाइज याद रख पाओगे या नहीं रख पाओगे, दैट इज द क्वेश्चन, ठीक है। चलो अब इसके आगे हम लोग बढ़ते हैं। देखो ये सारी चीजें हो गई जो स्टैंडर्ड थी, कुछ बेसिक चीजें थी। अब मैं यहां पर 2-3 स्टैंडर्ड फॉर्मूले आपको बताने वाला हूं जिनको आपको डायरेक्टली याद रखना है। और उसमें सबसे पहला पॉइंट आता है, वो आता है बेटा रेडियल फ्लो ऑफ हीट। रेडियल फ्लो ऑफ हीट मतलब क्या है कि आपके पास में यहां पर अंदर में टेम्परेचर T1 है और यहां पर बाहर की सरफेस पे टेम्परेचर T2 है। ये आपका मटेरियल यहां पर भरा हुआ है और सेंटर से यदि मैं बात करता हूं, लेट से सेंटर से इसका जो रेडियस है वो R1 है और ये वाली रेडियस R2 है। क्या ये बात समझ में आ गई? मान के चलो इसकी जो थर्मल कंडक्टिविटी है वो है K। इसकी जो थर्मल कंडक्टिविटी है वो है K, जो आपका ये मटेरियल है। तो यहां पर जो सवाल आता है वो आता है कि कितनी रेट ऑफ हीट फ्लो होगी? द रेट ऑफ हीट ऑफ फ्लो, रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट। मैंने कुछ उल्टा बोल दिया क्या? नहीं, ठीक है। तो रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट। अब इस केस में क्या होगा कि ये जो हीट बाहर निकल रही है वो रेडियल डायरेक्शन में निकल रही है। अंदर यहां पर कंडीशन है T1 ग्रेटर देन T2, मतलब अंदर में एक हीटर लगा दिया है और अंदर की हीटर की वजह से यहां से इस सरफेस से जो हीट बाहर निकल रही है उसके बारे में आपको बतलाना है। सो हाउ विल यू डू? तो अब देखो जनरली यदि मैं बात करता हूं, जनरल बात, तो आप लिखते हो H बराबर डेल्टा टी अपॉन आर, ठीक है। डेल्टा टी अपॉन आर, एंड आर इज व्हाट? थर्मल रेजिस्टेंस। तो इसके कुछ पॉइंट हो जाएंगे। मैं बेसिकली आपको पहले रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट को लिखवा देता हूं ताकि आप देखो। तो H बराबर डेल्टा टी तो होना ही चाहिए, मतलब T1 माइनस T2 तो आएगा ही आएगा। T1 माइनस T2 तो आएगा ही आएगा। फिर क्या है भाई? T1 माइनस T2 तो आएगा, उसके नीचे चाहिए R, और R होता है यहां पर थर्मल रेजिस्टेंस, जिसकी वैल्यू को यदि आप देखते हो तो आप देखो R बराबर लिखते हो रो एल अपॉन के ए, रो एल अपॉन ए, रो एल अपॉन ए, मतलब यहां पर आता है सिग्मा। ओके, ठीक है। हाँ हाँ हाँ, एक्चुअली क्या, देखो इसको थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़ता है, बिना एडजस्ट किए काम नहीं बनेगा, नहीं तो क्या हो जाएगा, सब गड़बड़ घोटाला हो जाएगा। ओके, एक सेकंड रुक जाओ, मेरे पास पेन हो तो एक काम करते हैं। H बराबर आएगा यहां पर ओके, तो H बराबर आएगा बेटा यहां पर T1 माइनस T2 अपॉन R1 माइनस R2 डिवाइडेड बाई K4 पाई R1 माइनस R2, या R2 माइनस का दो बार क्या हो रहा है ये गड़बड़ी, एक सेकेंड, 4 पाई R1 R2,
और इसको R2 माइनस R1, वो तो देखो आप टेम्परेचर के बेसिस पर कर सकते हो, ये यहां पर आएगा। ठीक है, यस और नो? ये आपको रिजल्ट याद रखना है। और इस रिजल्ट के अंदर की जो खास चीज है वो ये है थर्मल रेजिस्टेंस RH, और वो आएगा बेटा R2 माइनस R1 अपॉन K और 4 पाई R1 R2। बोलो यस। इसको बिल्कुल ऐसे ही रिलेट करने की कोशिश कीजिए जो मैं यहां लिख रहा हूं, R बराबर L अपॉन सिग्मा ए। L क्या है? वो लेंथ जहां पर हीट फ्लो हो रही है, तो बेटा ये है R2 माइनस का R1। ठीक है, अपॉन क्या होता है? सिग्मा, तो यहां पर K आ गया। फिर क्या होता है? एरिया, तो इसका जो एरिया होगा वो 4 पाई R1 R2, तो वो मैंने यहां पर इसको लिख दिया है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? यस और नो? ठीक है, बस डेटा पॉजिटिव ले लेना, इतना जरूर ध्यान रख लेना यहां पे। इससे ज्यादा और कोई ऐसा कुछ है नहीं कि हार्ड एंड फास्ट जो क्या है। कई लोग सोच रहे होंगे सर ये क्या किया, तो बेटा बेसिकली क्या है, मेरे को भी ये वाला फॉर्म याद आता है, के बराबर है R1 माइनस R2 4 पाई R1 R2 T1 माइनस T2, लेकिन प्रैक्टिस हो गई है उस इस फॉर्मूले को याद रखनी, तो इससे फिर मैं इसको लाने की कोशिश करता हूं बार बार। अब मैं सोचा कि एक बार में दिमाग में हो जाएगा करके, लेकिन दिमाग में नहीं हुआ, तो मेरे को लिखना पड़ा, थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़ा, और तब जाके हो गया। तो H बराबर T1 माइनस T2 अपॉन R2 माइनस R1 K 4 पाई R1 R2। तो ये वाला जो सेक्शन है वो है आपका थर्मल रेजिस्टेंस, पूरा है आपका रेडियल फ्लो ऑफ हीट की। रेडियल फ्लो, जब आपके पास में हीट जब रेडियली फ्लो होगी तो वो कुछ इस प्रकार से होगी। यस और नो? क्या ये वाली बात आप लोगों को समझ में आई है? ऐसी रेडियल की तरह ही हमारे पास में एक और होती है, और वो होती है सिलेंड्रिकल। अगेन जाहिर सी बात है, साफ सी बात यही है कि आपको फॉर्मूला ही याद रखना है, और यदि फॉर्मूला ही याद रखना है तो फिर हम लोग उसी प्रकार से करेंगे। और हम लोग बात कर रहे हैं सिलेंड्रिकल, सिलेंड्रिकल फ्लो ऑफ हीट। यदि देखो ये सवाल पूछे जाते हैं ना, ये डायरेक्टली सवाल पूछे जाएंगे, मतलब आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड फॉर्मूला ही पता होना चाहिए कि रेडियल थर्मल रेजिस्टेंस, सिलेंड्रिकल थर्मल रेजिस्टेंस, जैसे हम लोग इसमें करते हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी में, जैसे स्टैंडर्ड कुछ फॉर्मूला को याद रख लेते हैं, वैसे ही बेटा यहां पर भी हम लोगों को करना है। ठीक है, श्योर हैं? ओके, तो किस प्रकार से कर सकते हैं, क्या लिखना है, कैसे करना है? तो भैया देखो, ये आपके पास में एक सिलेंड्रिकल शेप हम लोगों को पहले चाहिए, तो ये मैंने छोटा सिलेंडर बना दिया। ये इसके ऊपर में हमारे पास में बनेगा ये वाला बड़ा सिलेंडर। ठीक है, अब फिर से यहां पर क्या आएंगी? रेडियसेस आएंगी। ये मान लीजिए इसकी क्या है? एक्सिस है। और अब यहां से ऐसे आपकी क्या हो रही है? हीट फ्लो कर रही है। ठीक है, ऐसे आपकी क्या कर रही है? हीट फ्लो कर रही है। ये वाली रेडियस R1 है, और ये वाली रेडियस बड़ी वाली R2 है। ठीक है, बड़ी छोटी जो आपको चाहे वो आप ले सकते हैं। इसकी थर्मल कंडक्टिविटी जो है इसकी K मान लेते हैं। और क्या है? और कुछ बच गया क्या? हाँ, इसकी लेंथ हमें लेनी है, तो इसकी लेंथ को हम लोग L मान लेते हैं। बिना लेंथ के कैसे करोगे? बिना लेंथ के पॉसिबल नहीं है। टेम्परेचर T1 और T2 ले लेते हैं, T1 और T2, इनर टेम्परेचर T1, बाहर का टेम्परेचर T2, जैसे अभी किया था बिल्कुल वैसे ही रहने वाला है। अब हम लोगों को देखो, पहले मैं बेसिकली बता दूं, जो हम लोग यहां पर लिखते हैं वो थर्मल कंडक्टिविटी के फॉर्मूले के बेसिस पर लिखते हैं। K बराबर H ln R2/R1, K बराबर H, और इसके बाद में आएगा 2 पाई L T1 माइनस T2। कुछ भूला तो नहीं, उसको जरा एक बार देख लेता हूं। K बराबर H ln R2 अपॉन R1 2 पाई L T1 माइनस T2। अब आपको क्या चाहिए होता है? इस फॉर्मूले को एडजस्टमेंट। इस फॉर्मूले की जब आप एडजस्टमेंट करोगे तो लिखोगे क्या? H बराबर K 2 पाई L T1 माइनस T2 डिवाइडेड बाई ln R2 अपॉन R1। तो यहां से आपको मिल जाएगा H बराबर T1 माइनस T2 होल डिवाइडेड बाई ln R2 बाई R1 होल डिवाइडेड बाई, होल नहीं सिर्फ इसी के डिवाइडेड में आएगा,
के इंटू 2πl। कुछ तो भी कमी लग रही है मेरे को अभी भी। एरिया नहीं बन रहा यार। ओके ठीक है, ठीक है। और यहां से ये वाला जो डेटा है ये आपका थर्मल रेजिस्टेंस की तरफ जाएगा, और थर्मल रेजिस्टेंस का फॉर्मूला आप लिखोगे 1/2πl के ln/r2/r1, 1/2πl के ln/r2/r1। ये आपको याद रखने हैं। ये वो चीजें देखो जो मैं स्टैंडर्ड चीजें आपको याद रखने के लिए बोल रहा हूं, इसका मतलब ये है कि उनको आपको याद ही रखना है, उसमें कोई आपको कोताही बरत के काम नहीं चलेगा, ठीक है। एक और सवाल, जैसे आपको करंट इलेक्ट्रिसिटी जिनको याद है, जिन्होंने पढ़ा हुआ है, उनको मालूम होगा कि एक शेप आता है, यदि आपको पता हो तो वो शेप कैसा रहता है। यहां पर ये ऐसा एक शेप देते हैं जिसकी लेंथ ये वाली एल दी जाती है, जिसकी लेंथ ये वाली क्या दी जाती है, एल दी जाती है। और यहां पर ये वाली रेडियस R1, ये वाली रेडियस R2, ये वाली जो लेंथ है बेटा वो आपके पास में मिल जाती है L। और इसका आपको लिखना होता है, इसकी मान के चलिए थर्मल कंडक्टिविटी कितनी है K, तो आपको इसका थर्मल रेजिस्टेंस डायरेक्टली याद रखना है। अगेन स्टैंडर्ड सवाल, और स्टैंडर्ड सवाल है मतलब पाई के R1 R2, पाई के R1 R2, के पाई R1 R2, जो भी आप लिखना याद रखना चाहो, थर्मल रेजिस्टेंस L/K पाई R1 R2, ठीक है। ये आपको एक और सवाल है स्टैंडर्ड थर्मल रेजिस्टेंस के लिए। सर इसके अलावा कोई स्टैंडर्ड सवाल, इसके अलावा कोई स्टैंडर्ड रिजल्ट याद रखने लायक सवाल नहीं है। लास्ट के जो तीनों सवाल थे बेटा वो आपके रिजल्ट याद रखने के बेसिस पर ही थे। सो अब हम लोग यहां पर एक बार देखना चाहें तो हम लोगों ने आज के केसेस में क्या पढ़ा है। हम लोगों ने आज के चैप्टर में पढ़ा है बेसिक सी एकदम सिंपल सी चीज है, जहां पर थर्मल कंडक्शन के बारे में पढ़ा है, थर्मल रेजिस्टेंस के बारे में पढ़ा, और इसका मेन पोर्शन रिलेटेड है इलेक्ट्रिक करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर से, ठीक है। तो एक बार करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर को यदि आप थोड़ा सा देखोगे तो आपको चीजें रिकॉल होने लगेंगी। चैप्टर सिंपल है। अब देखो आज के इस वाले लेक्चर में तो हम लोग न्यूमेरिकल नहीं करेंगे, आने वाला जो लेक्चर होगा वो टोटली आपका न्यूमेरिकल बेस होगा, जिसमें सिर्फ और सिर्फ हम लोग न्यूमेरिकल डिस्कस कर रहे होंगे, जो आज का टॉपिक पड़ा है थर्मल कंडक्शन, ठीक है। जो स्टैंडर्ड रिजल्ट मैंने याद रखने को बोले हैं बेटा, उन स्टैंडर्ड रिजल्ट को आपको याद रखना है, क्योंकि बस याद इतना रखना है कि भूले भटके यदि क्वेश्चन आ जाए तो हमारा सही हो जाए, उसमें कोई गलती की गुंजाइश ना बचे, इसके लिए सिर्फ उन्हें याद रखते हुए चलना है, ठीक है। श्योर। सो इसी के साथ में बेटा हम लोग अपने आज के इस सेशन को यहां पर समाप्त करते हैं। मुलाकात फिर से करेंगे आने वाले अगले लेक्चर के दरमियान। सो तब तक के लिए